उसके अनुपालन में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो विकसित हुई है, जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, एनसीएफ, जो 2023 में आया है, तो मेरा अनुरोध है आप सबसे कि एनसीएफ 2023 जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसे जरूर पढ़ें। एक हर शिक्षक को पढ़ना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवीन बदलाव आ रहे हैं, और उसमें शिक्षक की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसमें व्यावसायिक शिक्षा के बारे में काफ़ी बातें की गई हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहली बार जो है व्यावसायिक शिक्षा को, कौशल शिक्षा को अकादमिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने की बात कही गई है, उसे इंटीग्रेट करने की बात कही गई है। और अभी हम लोग जो गाइडलाइन बना रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसमें फाउंडेशनल स्टेज से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो रही है, यानी बच्चे कक्षा 3 से कौशल शिक्षा पढ़ना शुरू करेंगे इस देश में। 3 से लेके कक्षा 12 तक जो है वो विद्यालय में कौशल शिक्षा उन्हें पढ़ाई जाएगी। इन स्थितियों में जो है वो आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर कौशल शिक्षा से जो जुड़े हुए शिक्षक हैं और अटल थिंकरिंग लैब जैसे प्रोग्राम से जो जुड़े हुए शिक्षक हैं, आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सिर्फ कुछ और तो डिस्कस नहीं करना है, अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाना। चलिए, हमने आपका जो प्रोग्राम शेड्यूल किया है, अभी टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन कोशिश करेंगे हम मैनेज करने की कि 10:45 मतलब अगले आधे घंटे आपसे मैं चर्चा करूंगा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। उसके बाद 15 मिनट का हम टी ब्रेक करेंगे, जिसमें जलपान की व्यवस्था हमने की हुई है। उसके बाद हमारा एक एग्जीबिशन कक्ष है जिसमें हमारे पब्लिकेशन है, वो आप देखेंगे। तो ऐसे 6 स्थान है संस्थान में विजिट करने के, जिसमें लगभग 10 मिनट का टाइम हर एक के लिए हमने शेड्यूल किया हुआ है। हमारे यहाँ होम साइंस डिपार्टमेंट की लैब है, पैरामेडिकल की लैब है, रिटेल लैब, एग्रीकल्चर लैब और ऑटोमोबाइल लैब है। इसके बाद का डिमॉन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल जो है वो विजिट हम करेंगे। अब जो विषय की बात करते हैं, अटल थिंकरिंग लैब की बात करते हैं, तो कोई आप में से बताएगा क्या उद्देश्य है, क्यों हम विद्यालय में अटल थिंकरिंग लैब को संचालित कर रहे हैं? आप लोग देखिए, आप लोग बिल्कुल परेशान होके मत बैठिएगा, आप बिल्कुल बिंदास होके रिलैक्स हो जाइएगा, पूरी तरह से सारा भार जो है उतार दीजिएगा, निर्भर होके बैठिएगा, ठीक है? क्योंकि जब हम निर्भर होकर कोई काम करते हैं तो उसमें आनंद आता है, और हम कहते हैं शिक्षा आनंददायी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा जब आनंददायी होती है तो वही सृजन होता है। बिना आनंद के सृजन संभव नहीं है, और मध्य प्रदेश सरकार तो आनंद विभाग संचालित करती है ठीक है ना? तो क्या लगता है आपको कि अटल थिंकरिंग लैब जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग जो है वो चला रहा है, संचालित कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों रुपए का ग्रांट इसके लिए दिया जा रहा है, एक पूरी मिशनरी काम करे, क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसके? बैठे बैठे बताइए, आराम से बताइए, कंफर्टेबल। अटल टिंकरिंग लैब का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों में नवाचार के प्रति रुचि जागृत करना, और बच्चों में जो उनकी रुचि है उसको मूर्त रूप देने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चे जिससे नवाचार और नई जो इनोवेशन है उसके प्रति जागृत हो सकें और उसमें काम करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। हाँ मैडम, आप बताना चाहेंगे? लास्ट बता सकते हैं कि बच्चों में नई नई रुचियां पैदा करना, उसके अनुरूप काम करने के प्लेटफॉर्म देना, ये सबसे बड़ा उसका उद्देश्य है। आप क्या करते हैं आपके विद्यालय में? अटल टिंकरिंग लैब आपके विद्यालय में है? अभी इंचार्ज ज्यादातर लोग हैं। हाँ, शिक्षक और इंचार्ज। कब से है आपके विद्यालय में अटल टिंकरिंग? 2019। और क्या गतिविधियां आप करवा रहे हैं आप उसमें अभी मैं बताती हूँ। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा? सर आप बताएंगे? देखिए, आपकी परीक्षा नहीं चल रही है, आप इसलिए बेफिक्र हो ये भी गए। बता सकते हैं कि जो नए अपॉइंट हुए हैं वो बता सकते हैं। अभी न्यू अपॉइंट हुए थे स्कूल, 2 मंथ हुए, अभी गतिविधियाँ कराना चालू करेंगे। अच्छा, क्या बैकग्राउंड है आपका? बीटेक मैकेनिकल। बीटेक मैकेनिकल किया है। और विद्यालय में कोई कौशल शिक्षा आधारित पाठ्यक्रम भी चलते हैं आपके यहाँ? हाँ, स्किल डेवलपमेंट के कुछ कोर्सेज किसी के यहाँ चलते हैं, बताइए थोड़ा। हाँ, मेरे यहाँ पर एक ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट साला में, इसके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलता है,
जिसमें बच्चों का जो एनसीईआरटी जो सिलेबस है जो निकाल के उसके अकॉर्डिंग बच्चों को प्रैक्टिकली जोड़ना उस चीज़ से कि कैसे सीवेज पैरेलल किस तरीके से वो वर्क कर सकते हैं उस पर, या कैसे डीसी एसी में वो कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, या छोटी मोटी चीज़ कोई ख़राब हो सकती है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में स्किल डेवलपमेंट में आईटीआई को आपके विद्यालय में किस क्लास से है, मतलब छठी से है? 6 to 12 है ना। देखिए मैं आपको बड़ी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ जो एनसीएफ में जो चेंज आ रहा है। क्लास 6, 7 और 8 इन 3 कक्षाओं में क्या हो रहा है कि वोकेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आ रहे हैं और उसके लिए कोई अलग से कोर्स नहीं चलेगा, बल्कि जो हम सब्जेक्ट जो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान जो पढ़ा रहे हैं, उन्हीं विषयों के साथ कौशल विकास करना है। ठीक है, तो कैसे करना? कौशल विकास के लिए 3 फॉर्म्स हैं। जैसे हम देखते हैं ना, हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में हम एग्रीकल्चर, कृषि आधारित गतिविधियों को शामिल करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम मैन्युफैक्चरिंग और खनिज आधारित गतिविधियों को शामिल करते हैं और तृतीय क्षेत्र में जो सेवा आधारित गतिविधियां उन्हें शामिल करते हैं। तो एनसीएफ यही कहता है कि ये जो 3 फॉर्म्स हैं, तो पहले फॉर्म को जो है वर्ग के जो 3 फॉर्म हैं, यानी 3 जो क्षेत्र हैं कार्य के, उसमें पहला क्षेत्र लाइफ फॉर्म कहते हैं, कृषि से संबंधित, कृषि है, डेयरी है और अन्य जो भी लाइफ फॉर्म। तो बच्चे को क्या होगा कि लाइफ फॉर्म पढ़ाना है आपको कक्षा 6 में। बच्चे को आपको क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग यानी मटेरियल और मशीन से संबंधित चीज़ें भी पढ़ानी है। ठीक है। और तीसरा ह्यूमन सर्विसेज जो होती है, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, सेल्स है, आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, रिपेयर मेंटेनेंस है, ये सारी ह्यूमन सर्विसेज में आती है। तो ये वाला फॉर्म भी पढ़ाना है। और ये क्या होगा? सारे स्कूलों के लिए कंपलसरी होगा, मतलब ये कोई अलग से स्ट्रीम नहीं है, ये कंपलसरी एकेडमिक। जैसे हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं 6 से 8 में, हम बच्चों को सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही वोकेशनल को जोड़ना है। अब इसमें करना क्या है? सपोज जैसे हम गणित पढ़ा रहे हैं, तो गणित को पढ़ाते हुए हमें क्या करना है कि जैसे ये टेबल रखा हुआ है, तो हम कहेंगे चलो इसका मेजरमेंट लो। ठीक है, तो मेजरमेंट को किससे जोड़ दिया हमने? गणित से। नहीं तो होता है कि हम गणित पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है, फार्मूला लगाता है, सॉल्व करता है और चला जाता है, लेकिन वो जो गणित पढ़ रहा है वो रियल वर्क में कैसे अप्लाई होती है, ये चीज अभी कोरिलेट नहीं कर पाते। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाने में हम कह सकते हैं ना कि वो एक बहुत अच्छा बुक राइटर भी हो सकता है, बहुत अच्छा कवि भी हो सकता है, या बहुत अच्छा स्पीकर, एंकर हो सकता है। ठीक है, तो उन गतिविधियों को क्या है उस तरह से सृजन करेंगे। तो विद्यालय में ही कई तरह के बच्चे फिर प्रोजेक्ट, क्योंकि आपका ये अटल थिंकिंग लैब के साथ जो मैं समझ पा रहा हूँ, उसमें कौशल शिक्षा बहुत अच्छे से जुड़ती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा नवाचार कब करेगा? जब वो अपने हाथों से कुछ ना कुछ करेगा, और उसका जो सब्जेक्ट है, जिन विषयों को वो अपने अकादमिक शिक्षा में पढ़ रहा है, उन विषयों के साथ जो उसे कौशल सीखना, उसको कोरिलेट करेगा। जैसे कई बार हम सोचते हैं ना, जैसे आपने कहा कि साहब हमने बीटेक एमटेक किया हुआ है। अब बहुत बार हमने देखा बीटेक एमटेक करने के बाद भी बच्चे अपनी शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ नहीं पाते हैं, कौशल से नहीं जोड़ पाते हैं कि मैं क्या करूं इसके बाद। क्यों? क्योंकि उसके हाथों में हुनर नहीं है। किताबी ज्ञान तो है, पुस्तकीय ज्ञान तो है, लेकिन हाथों में हुनर नहीं है। हुनर क्यों नहीं है? क्योंकि हुनर कभी सिखाया नहीं गया। अकादमिक विषय जो हम पढ़ते हैं, थ्योरी को कभी हुनर से जोड़ के देखा नहीं गया, और वो प्रैक्टिस और वो अभ्यास नहीं करवाए गए। तो इस तरह की शिक्षा की जो है देश में बहुत सख्त जरूरत है ना। क्या लगता है आपको, क्यों मैंने ये जो शब्द इस्तेमाल किया कि हुनर आधारित शिक्षा की देश को सख्त जरूरत है? कैसे हम तर्कों के आधार पर सिद्धि करेंगे? हाँ, और आप रिलैक्स होकर बैठिएगा। आपका बॉडी पोस्चर देख के मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपने अपने आप को कम्युनिटी नीड्स है, उसको लेकर के रिक्वायरमेंट्स तो है ही है। हाँ, जहाँ तक है तो अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द रीजन।
देखिए मेरा ये मानना है कि हर शिक्षक को एक अच्छा विचारक भी होना चाहिए, क्योंकि विचार शिक्षा जगत से ही उत्पन्न होते हैं और शिक्षकों से ही उत्पन्न होते हैं। तो हमें क्या करना है, आप सबके लिए एक मैं बात कहना चाहूँगा, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। जो एक आपका दायरा है, उस दायरे के बाहर निकल के सोचना सीखिए, क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, स्टूडेंट बाहर निकल के सोचना नहीं सीखेंगे। जब एक शिक्षक अपने सीमित दायरे से बाहर निकल के सोचना शुरू करता है, तो बच्चे भी उस दायरे से ब्रेक द रूल। फिर से कह रहा हूँ, इनोवेशन यदि करना है, सृजन यदि करना है, नई चीज कुछ क्रिएट करना है, तो उसका सबसे पहला रूल है ब्रेक द रूल। क्योंकि जब तक आप नियमों को नहीं तोड़ेंगे, नियमों को तोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे, आप नई चीज का सृजन नहीं कर पाएंगे। हम सोचते हैं कि चीजें ऐसे ही काम करती हैं, तो क्या करेंगे, हम उसी तरह से सोचते रहेंगे, उसके दाएं बाएं नहीं सोचेंगे। लेकिन हम सोचेंगे नहीं, इससे हटके भी चीज काम करती है या इससे अलग भी चीज काम करती है, तो हम क्या करेंगे, रूल्स को ब्रेक करेंगे। क्योंकि जितने भी इनोवेशंस होते हैं वो सारे रूल को ब्रेक करते हैं। फिर से बात पे आते हैं कि देखिए, बात यह है कि विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यदि उनके द्वारा पढ़े जाने वाले विषयों को हम कार्य जगत से नहीं जोड़ेंगे, काम की दुनिया से नहीं जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो किताबी ज्ञान लेके तो चले जाएंगे, लेकिन किताबी ज्ञान लेके उन्हें जाके कार्य जगत में काम तो करना ही है ना भाई। वर्ल्ड अप, जैसे आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, अब पढ़ाई करने के बाद आप रोजगार से जुड़े हैं ना। इवन आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं या जो छोटे भाई बहन आपके पढ़ रहे हैं, वो क्या इसलिए पढ़ रहे हैं कि सिर्फ उन्हें डिग्रियां चाहिए, या इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो अपने जीवन को जनक तरीके से जी सकें, और सम्मानजनक तरीके से तब जी पाएंगे जब सम्मानजनक आजीविका कमा सकें। यदि रिस्पेक्टफुल हमारे पास लाइवलीहुड नहीं है, तो हम रिस्पेक्टफुल लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। वो कैसा जीवन होता है, पराश्रित जीवन होता है। यदि हमें स्वाश्रित जीवन जीने वाले जनरेशन को तैयार करना है, इंडिपेंडेंट यूथ को तैयार करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें कमाने के मामले में भी इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो जो एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 में कहा है कि बच्चों को ये अकादमिक शिक्षा के साथ जोड़ के ये वर्क के काम के जो 3 एरियाज हैं, लाइफ फॉर्म, मशीन एंड मटेरियल और ह्यूमन सर्विसेज, इनसे संबंधित पढ़ाई करा के बच्चा क्या करेगा, साल के अंत में 3 प्रोजेक्ट बनाएगा कक्षा 6 में। ठीक है, जो भी उसने सीखा समझा उसके आधार पर 3 प्रोजेक्ट बनाएगा। कक्षा 7 में भी 3 प्रोजेक्ट बनाएगा और कक्षा 8 में भी वो 3 प्रोजेक्ट बनाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो विद्यालय स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे कौशल मेले आयोजित किए जाएंगे, जहाँ पे उन बच्चे क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करेंगे और उसमें उनको फिर जो बेहतर प्रोजेक्ट होंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये क्या होगा, एक तो मतलब यहाँ पे प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो नया सृजन होगा, और उस सृजन में आपकी अटल थिंकिंग लैब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी जो विद्यालय हैं वहाँ सबसे बड़ा एक इशू है, जहाँ अटल थिंकिंग लैब नहीं है वहाँ सबसे बड़ा इशू जो है कि बच्चों को कुछ नया क्रिएट करने के लिए, नया सोचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी लैब्स नहीं है, प्रयोगशालाएं नहीं है। और जब प्रयोगशाला नहीं होगी तो बच्चे काम कैसे करेंगे, और ना कोई उनको उस तरह की गतिविधि करने के लिए कोई स्पेस मिलता है या कोई सपोर्ट मिलता है, ना ही कोई प्रेरणा मिलती है। देखिए हमारे देश का विद्यालय स्कूलों का माहौल कैसा, उसे समझने की कोशिश करिए। कैसा माहौल है हमारे, जो माइंड सेट कहते हैं उसे, हमारे देश के अधिकांश शिक्षकों का जो माइंड सेट है वो ये है कि मैं इस विषय का शिक्षक हूँ, मैं गणित का शिक्षक हूँ, मैं भाषा का शिक्षक हूँ, ठीक, और मेरा इतने समय से इतने बजे तक पीरियड है, मुझे अपना पीरियड लेना है और अपना विषय पढ़ाना है। ऐसे ही सोचते हैं ना सारे शिक्षक? बताइए मैं सही बोल रहा हूँ गलत? सही बोल रहे हैं। सारे शिक्षक ऐसा ही सोचते हैं ना, ये मेरा विषय और इस विषय का शिक्षक, और शेड्यूल में मेरा इतने बजे से इतने बजे शेड्यूल है, ये मुझे पढ़ाना और उसके बाद छुट्टी। और क्या पढ़ाना है, जो किताब जो सिलेबस में दिया गया है, ठीक। तो वो शिक्षक भी अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता, वो सिलेबस के दायरे से बाहर नहीं निकलता। तो इस तरह का हमारा, ये तो पता नहीं किस शक्ति की कृपा है इस देश पे,
कि इतनी सारी विसंगतियां होने के बावजूद भी ये देश चल रहा है। ठीक है, ये अपने आप में क्यों परिहार साहब, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इतनी अधिक विसंगतियां इस देश में होने के बावजूद भी ये देश अभी स्मूथली चल रहा है। लेकिन ऐसी स्थितियां सदा नहीं बनी रह सकती, क्योंकि क्या हो रहा है, हम व्यक्ति को विकसित करने के तरीके भले ना बदलें, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था और काम करने के तरीके बदल रहे हैं। ठीक है ना, जैसे एआई की हम बात करते हैं, रोबोटिक्स की हम बात करते हैं, मैकाट्रॉनिक्स की हम बात करते हैं, ये सारे जो नए काम करने के तौर तरीके आ रहे हैं वो क्या रुक गए हैं क्या? इसलिए कि सब हम रोबोटिक्स स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए रोबोट बनाने वाली कंपनियां कहेंगी कि पहले आप पढ़ा दो फिर हम रोबोट बनाएंगे। या जैसे हम ईवी व्हीकल्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, हाइड्रोलिक व्हीकल्स बना रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन पे चलने वाले व्हीकल्स बना रहे हैं, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये बोलेगी कि पहले आप लोग तैयार करो फिर हम बनाएंगे? नहीं, वो तो तैयार कर रही है ना, आप लोग बनाओ या ना बनाओ, इंडस्ट्री को इससे नुकसान होता है, लेकिन उनका विकास का पहिया, उनका शोध का पहिया, रिसर्च डेवलपमेंट का काम रुकता नहीं है। इससे क्या होता है, यदि हम जो बदलती हुई अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी है उसके अनुरूप यदि जनशक्ति को तैयार नहीं करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेशन बढ़ता चला जाता है। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, फिर से समझने की कोशिश करें, एक मिनट बस है। ऑटोमेशन है ना, देखिए क्या हो रहा है, यदि हम जनशक्ति तैयार नहीं करेंगे तो जो ऑटोमेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा, रोबोट बढ़ते चले जाएंगे। ऑटोमेशन मतलब रोबोट, ठीक है ना, जो काम पहले आदमी करते थे वो काम मशीनें बढ़ती चली जाएगी ना। खेती में भी आप देख लीजिए, कटाई हो, निदाई हो, बुड़ाई हो, ठीक है, बहुत सारे काम कौन कर रहा है, मशीनें कर रही है। आप ये यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स में भी देख लीजिए, खाना कौन सर्व करने लगा है, रोबोट कर सर्व करने लगे, ठीक है। व्हीकल्स में भी देख लीजिए आप, सब कुछ धीरे धीरे ऑटोमेटिक 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 होते जा रहे, यूज एंड थ्रो होते चले जा रहे हैं। चीजें यूज करो, थ्रो कर दो, रिपेयर मेंटेनेंस खत्म होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिपेयर मेंटेनेंस करने वाले लोग तैयार नहीं हो रहे। लेकिन हमारा देश की तासीर ऐसी नहीं है कि हम इस तरह की चीजों के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। फिर से समझो, हमारे देश की तासीर इस तरह की नहीं है कि इस तरह का विकास जो अदर कंट्रीज में हो रहा है उस तरह के विकास के साथ हम सस्टेनेबल, कौन सा डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। क्यों नहीं कर सकते? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या की दृष्टि से हम विश्व में नंबर 1 हो गए। ठीक है, अब जब नंबर 1 है तो इन हाथों को काम तो चाहिए ना, और इन हाथों को काम कौन देगा? जब इन हाथों में हुनर होगा। बिना हुनर के काम मिलेगा क्या? बोलिए सर। बिना हुनर के काम तो संभव नहीं है ना। तो जब हम हुनर नहीं देंगे, लोग नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, काम मांगने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, दो चीजें बढ़ेंगी। बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, ये सारी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो अपराध बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? उसका रीजन मैं बताता हूं। क्या हो रहा है, ड्यू टू सोशल मीडिया की वजह से लोगों की नीड्स और डिजायर्स बढ़ रही हैं, इच्छाओं में वृद्धि जबरदस्त हो रही है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपको कौन सा मोबाइल पसंद है, आपको कौन सा लैपटॉप पसंद है, आपको जूते किस तरह के चाहिए, गाड़ी किस तरह की चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, आपके दिमाग में पिक्चर बनी हुई। किसने बनाया? वो एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया। कि नहीं, हाथ में मोबाइल ऐसा हो तो अच्छा दिखता है, बाइक ये वाली हो तो अच्छी दिखती है, गाड़ी इस तरह की हो तो अच्छी दिखती है। तो वो जो कुछ दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसे रोक तो सकते नहीं ना। या हम कोई ऐसा कानून ला सकते हैं कि नहीं साहब, जो गरीब है उसको साइकिल से घूमना चाहिए और जो अमीर है उसको कार से घूमना चाहिए? ऐसा कोई कानून तो देश में बन नहीं सकता है ना।
जितने भी तरह की संपदाएं हैं या जितने भी तरह के आइटम्स हैं उन सबको खरीदना पाना प्रत्येक नागरिक का सामान्य अधिकार है, निर्भर करता है उसकी क्रय शक्ति पे। तो हम जनशक्ति की जो हमारी जो जनसंख्या है या हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी क्रय शक्ति हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम उनके हाथों में हुनर पहुंचाएं। ठीक है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, आपने सुना होगा कि पहली बार हिंदुस्तान से करीब 1 लाख पेटेंट फाइल हुए, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया। लेकिन वो भी हमारा टोटल पेटेंट जो फाइल हुए हैं इनोवेशंस के, उसका 1.7 समथिंग परसेंटेज है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन देश में जो जनसंख्या हमारी है वो टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 20% है ना। एक शिक्षक की दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं, सारा आपको समझने की कोशिश करिए। आबादी कितनी, पूरे विश्व की 20%, और इनोवेशन कितना परसेंट, समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या है। अब आप विचार करिए, हमारे देश में ये तो जो सरकारें चल रही हैं केंद्र में, उनकी वजह से ये संभव हुआ है कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के दूसरे नंबर के देश बन गए। अन्यथा जितनी भी तरह की मशीनें छोटी मोटी सब आप देख लीजिए कहां से आ रही हैं, मतलब इस देश में नहीं बन रहे। जितने भी आविष्कार होते हैं, नए इनोवेशन होते हैं, नई चीज आती है, वो कहां से आ रही हैं, सब बाहर से आ रही है। और जबकि हम विश्व में आबादी में नंबर 1 है, बहुत सारे मामलों में। इवन अमीरी की यदि मैं बात करूं, जितने अमीर अमेरिका में है उससे ज्यादा हमारे देश में, क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन 30 करोड़ है और हमारी 135 करोड़ है। ठीक, तो ये जितने मैं आंकड़े में आपके सामने दे रहा हूँ, या जो भी परिस्थिति आपके बीच में रख रहा हूँ, ये सारी परिस्थितियां इस बात के लिए दबाव बना रही हैं कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके हाथ में कार्य करने का हुनर होना अनिवार्य बन गया है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपकी शादी हो गई सर? नहीं, कोई है ऐसा जिसकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, है ना? बताइए आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे? एक नॉर्मल बात करूं तो आजकल जो भेड़ चाल चलती है, हाँ। कहना चाहिए थीम एक डिसाइडेड हो जाती है पेरेंट्स के बीच में कि भाई उनका बच्चा ये कर रहा था, मैं भी ये करवाना चाहिए। हालांकि मैं जुड़ा हुआ उस प्रोफेशन से, तो मैं तो ये सोचता हूँ बच्चा स्किल्ड होना जरूरी, और वो अपने लेवल पर जो चीज़ सीख सकता है, हो सकता है कि उसकी मास्टरी किसी और ही चीज़ में, और हम उसे कल डायरेक्शन दे रहे हैं। Right now she is very much interested in paintings and artwork. So I pushed her for आप इसमें कर सकते देखो, जैसे इन्होंने पेंटिंग का बताया, अब बच्चे का एक ये हुनर है अपना, है ना, जो अपने आप उसके अंदर डेवलप हो रहा है। अब इसे क्या हम वोकेशन से जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं ना। आर्किटेक्ट इंजीनियर हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनर हो सकती है, फैशन डिजाइनर हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनर्स हो सकते हैं। और जो ग्राफिक डिजाइनर या ये डिजाइनर्स होते हैं, ये डिजाइनर सिर्फ कोई छोटा मोटा डिजाइन करें जरूरी थोड़ी है, ये तो चंद्रयान भी डिजाइन कर सकते हैं। भाई चंद्रयान बनने के पहले आर्किटेक्ट इंजीनियर जो होता है, जो ग्राफिक आर्टिस्ट होता है, वो मिलके पहले ग्राफिकली प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, उसके बाद तो बाकी चीजें बनती है। लेकिन ये कब होगा? जब बच्चे को हम वो उस दायरे में सोचना सिखाएंगे। ठीक है ना? कब ये होगा कि जो आपके लैब में बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, वो हटके करें, नया करें, तोड़फोड़ करें। पहले तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तोड़ने फोड़ने की इजाजत दीजिए बच्चे। ये नहीं कि साहब ये मशीन आई है तो बिल्कुल ऐसी की वैसी रखी रहनी चाहिए, इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ताकि कल नहीं लगाएगा, उसे खोल के नहीं देखेगा। उसको इस बात के लिए प्रोत्साहित करिए कि तुम्हारे घरों में जितने भी गैजेट्स हैं ना, उनको जितने पॉसिबल खोल के देख सकते हो, खोल के देखो, क्योंकि खोल के भी नहीं देखेगा तो उसे उसकी फंक्शनिंग पता कैसे चलेगी। तो उसमें वो इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना है। और सबसे बड़ी बात, एक जो महत्वपूर्ण बात कि बच्चों में क्या है, अलग हटकर सीखने की चाहत पैदा करनी, अलग हटकर काम करने की चाहत पैदा करनी, अलग हटकर करियर बनाने की चाहत पैदा करनी। ठीक है ना?
ये चाहत कैसे पैदा करेंगे? जैसे आप भी, जितने भी लोग बैठे, आप सारे लोग चाहें तो अगले 2 साल, फिर से रिपीट करते हैं, अगले 2 साल में पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान आपको अगले 2 साल में जान सकता है कि यार इस नाम का कोई व्यक्ति है और वो ये काम करता है। संभव है या नहीं? है ना? लेकिन कैसे संभव होगा ये? जब आपके अंदर ये चाहत, ये बर्निंग डिजायर पैदा हो जाएगी कि यस, अगले 2 सालों में मैं एक ऐसा कमाल करके दिखाऊंगा कि लोग कहेंगे कि हाँ, क्या नाम है सर? चेतन सोलंकी भी कोई चीज है। ऐसी जब बर्निंग डिजायर क्या होता है, देखिए, दौलत, शोहरत, मान, सम्मान, ये व्यक्ति की इंटरनल नीड्स होती है। आपको क्या चाहिए? आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? दौलत, शोहरत, मान, सम्मान, संतुष्टि, क्या चाहते हैं बताइए? कुछ ना कुछ तो चाहते हैं ना। और जिसकी सिर्फ इतनी सी चाह है कि दाल रोटी चलती रहे, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो जिसकी चाहत सिर्फ दाल रोटी है, वो अटल थिंकरिंग लैब के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। ठीक है? आई एम सो सॉरी टू से। लेकिन इसके अलावा आपकी चाहत है कि नहीं, देखिए फिर से समझिए, कोई आपको इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है जहां आप आविष्कार कर सकते हैं। आप उसको ड्यूटी से जोड़ के मत देखिए कि मुझे सुबह इतने बजे स्कूल खुलता है, इतने बजे आना है और इतने बजे चले जाना है। ज्यादातर आविष्कार जो काम का समय होता है उसके बाद होते हैं, है ना? जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनको यही नहीं पता चलता कि दिन कब होता है और रात कब होती है, और खाना क्या खाते हैं और कपड़े क्या पहनते हैं। उनको ये कुछ होश नहीं रहता। वो बेहोशी में जीते हैं अपने काम की, मदहोशी होती है उन्हें अपने काम की। तो आपके पास भी वो प्लेटफॉर्म, जैसे भाई साहब ने बताया ना, बीटेक किया हुआ है। भाई साहब, जो अटल थिंकरिंग लैब आपको मिली है ना, बच्चों के साथ काम करके आप नए गैजेट्स डिजाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमें जो काम करना है, रिड्यूस, कौन से आर पे फोकस करना है? रिड्यूस पे। क्यों करना है रिड्यूस पे फोकस? क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो हमारे अदर जो संसाधन मिनरल्स वगैरह हैं, ये लिमिटेड है, इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें कुछ इस तरह के प्रोडक्ट या चीजें डिजाइन करनी है जिससे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कम हो, वो रिड्यूस हो, एनर्जी का कंजम्पशन रिड्यूस हो, कोयले का कंजम्पशन रिड्यूस हो, लोहा का कंजम्पशन रिड्यूस हो, लकड़ी का कंजम्पशन रिड्यूस हो। ठीक है? दूसरा, रीयूज। हमारी संस्कृति या हमारे देश का तासीर ऐसी नहीं है कि हम यूज एंड थ्रो पे काम कर सकें। किसे यूज करिए, काम का नहीं है, थ्रो कर दीजिए, उस पे हम नहीं चल सकते। हमें क्या सीखना है? रीयूज, कबाड़ से जुगाड़, ये वाली चीजों पे काम करना है। ठीक है? दूसरा हमें सीखना रिफ्यूज। ठीक है? जो चीजें प्रदूषण फैलाती हैं, जो चीजें वातावरण के लिए नुकसानदायक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं करती हैं, उन्हें क्या कहना है? हमें रिफ्यूज कर देना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों पे अलग अलग दायरे से अलग अलग हटके सोचने की जरूरत है। आप क्या करिए, बच्चे के अंदर क्या करिए, बर्निंग डिजायर्स पैदा करिए। अब ये बर्निंग डिजायर्स कैसे पैदा होगी कि उसके जो कुछ वो सीख रहा है उसको उसकी रियल लाइफ से कोरिलेट करें। दूसरा एक काम होता है, जितने भी आविष्कारक होते हैं, जितने लोग इन्वेंशन करते हैं, उनकी स्टोरीज, रियल स्टोरीज को क्लासरूम में लेते हैं और उनकी कहानियों को बच्चों को सुनाइए। जैसे मैं आपने पैडमैन पिक्चर देखी है ना, किसकी रियल स्टोरी है वो? पी मुरुगनाथन करके एक साउथ का बंदा है, उसके स्टोरी पे बेस्ड है। पी मुरुगनाथन एक वेल्डर था, सिंपल फैब्रिकेटर। जैसे गांवों में छोटी सी फैब्रिकेशन की दुकान होती है ना, जो दरवाजे खिड़की तोड़ जोड़ के वेल्डिंग करके बनाते रहते, ऐसी शॉप थी गांव में। और इतनी आमदनी भी नहीं थी कि उसकी दाल रोटी भी चल सके, क्योंकि वेल्डिंग तो उसने उस्ताद शागिर्द परंपरा से सीखी हुई। अब उसकी जो शादी हो गई, शादी के बाद क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, एमसी जो होती है महिलाओं को, तो उसकी पत्नी राख या गंदे कपड़े इस्तेमाल करती थी। तो उसने देखा कि यार ऐसा क्यों करती हैं, तो कहीं सैनिटरी नैपकिन का एडवर्टाइजमेंट उसने देखा होगा, तो वो बाजार से सैनिटरी नैपकिन खरीद लाए। उसकी पत्नी ने काफी डांटा उसे कि घर में भोजन खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तुम इतना महंगा नैपकिन खरीद के ले आए।
तो उसने सोचा यार कि ये जो प्रॉब्लम मेरे फैमिली में है, ऐसा करोड़ों फैमिली के साथ ये इश्यू होगा कि वो इस तरह के नैपकिन को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे और वो अनहाइजेनिकली चीजों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो उसने सोचा कि सस्ता नैपकिन कैसे बन सकता है। उसने पता किया तो उसको कोई क्लू नहीं मिला। उसके दिमाग में आया कि मैं नैपकिन बनाने की मशीन बनाऊंगा। जैसे आपसे कहूँ, आपने बीटेक किया है, क्या आपके मन में कभी ख्याल आता है कि यार ये चीज बहुत महंगी पड़ती है, इसका प्रोडक्शन बहुत महंगा है, मैं इसको सस्ते तरीके से बनाने की कोई मशीन बनाऊं? नहीं आया। लेकिन उसे आया। क्यों? क्योंकि एक चीज ने उसे फायर किया। तो उसने उसे बनाने के लिए क्या किया कि अब उसे यही नहीं पता कि इसके अंदर होता क्या है। तो क्या किया, जितने यूज्ड सैनिटरी नैपकिन जो गांव में लोग बाहर फेंक देते थे, उनको इकट्ठा करना उसने अपने गांव से, दूसरे गांव से इकट्ठा करना शुरू किया और वर्कशॉप में लाके रख के खोल के देखता था कि उसके अंदर मटेरियल क्या है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मशीन कैसे बनती है ये भी समझ नहीं आ रहा था। लोगों से पूछना शुरू किया और उसके वर्कशॉप में काम तो बंद हो गया, ये कचरे का ढेर लग गया। उसकी माँ और बहन आई कि घर में पैसे नहीं आ रहे, तंगी है, देखने आई कि है चल क्या रहा है। तो उसकी माँ बहन ने खूब समझाया, उसको नहीं समझ आया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो तो चलिए, ये लड़का हमारा जो है दिमागी तौर पर बेकार हो गया। वो पता करता रहा तो उसे पता लगा कि ये जो मशीन है सैनिटरी नैपकिन बनाने की, ये 1 करोड़ की लागत है। अब जिसके पास खाने को पैसे नहीं, बताओ वो 1 करोड़ की मशीन। उसने तय किया कि नहीं, मशीन मैं खुद बनाऊंगा। फिर बढ़ा रहा, चेन्नई में जो IIT है वहां तक जुगाड़ पहुंचा ली उसने किसी भी तरह से, ठीक है। और पता लगा कि नहीं, उसने जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसने कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, उसने जुगाड़ कर करके एक मशीन किसी तरह से अपने कारखाने में बनाई। रॉ मटेरियल भी देखा, सारा बनाया। अब जब प्रोडक्ट बना लिया तो सवाल आया टेस्टिंग का, ठीक। तो उसने क्या किया, अपने ही गांव की कुछ लड़कियों को प्रोडक्ट टेस्ट के लिए दिया। लेकिन चूंकि आप जानते हैं गांव का माहौल कैसा होता है, तो उसे एक्चुअल फीडबैक नहीं मिला। तो उसने सोचा मैं फीडबैक खुद कैसे लें। तो उसने क्या किया कि फुटबॉल में जो ब्लेडर होता है ना, फुटबॉल के अंदर जिसमें हवा भरते हैं, उसको निकाला। गांव में जो कसाई होता है बकरा काटने वाला, उसके पास गया कि सर ताजा खून मेरे को देना। तो ताजा खून उसमें भरा, उसको अपने पेट में लगाया, बांधा, ट्यूब्स वगैरह फिट किए और वो सारी गतिविधियां की दिन भर जो महिलाएं करती हैं। और ये टेस्ट करना था कि वो सैनिटरी नैपकिन में लीकेज जो होता है ब्लड का, वो कितना इफेक्टिव है सोखने में या नहीं। अब जब वो ब्लड में उसके पूरे कपड़े भर जाते तो धोने गांव के तालाब में जाता। गांव की महिलाओं ने देखा कि चल क्या रहा है, उनने अपने घर के लोगों को बताया। तो भाई साहब की इतनी पिटाई हुई, उस लोगों को लगा कि इसको कोई भूत, रियल स्टोरी सुना रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, भूत लग गया है। इतना मारा उसे, उसने हाथ पर जोड़े, साहब मैं गांव से चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका नतीजा ये निकला, क्योंकि जहाँ शाह होती है वहाँ राम होती, और लोग आपको सपोर्ट करने वाले मिलते हैं। नतीजा क्या हुआ कि उसने 65,000 में सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली मशीन बना दी और नैपकिन की कॉस्ट 1 रुपया। ठीक। जैसे ही इंडस्ट्री के नाम से पी मुरुगनाथन का बिजनेस है आज की तारीख में, 28 से ज्यादा स्टेट में उसकी मशीनें काम करती हैं। मशीन का पेटेंट उसके पास है, प्रोडक्ट का पेटेंट उसके पास है। हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने उसे लेक्चर देने के लिए बुलाया है कि हाउ यू इन्वेंट दिस टाइप ऑफ मशीन, व्हाट इज इनसाइड यू। ठीक है। 2014 में जो आपका अमेरिका की जो मैगजीन निकलती है, जिसमें हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल्स के लोगों के जो नाम होते हैं 100 लोग, उसमें भी उसका एक नाम था, जिस लिस्ट में मोदी जी का भी नाम। समझ सकते हैं आप नीड और इनोवेशन क्या कमाल करता है। तो ऐसे क्रिएटर्स हमें क्रिएट करें, और वो अटल थिंकरिंग लैब से पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को फायर करना पड़ेगा। देखिए, इस दुनिया में आप किसके घर पैदा हो ये आपके हाथ में नहीं, किस जाति में पैदा हो ये आपके हाथ में नहीं, किस शहर में पैदा हो ये आपके हाथ में नहीं, गांव में पैदा हो कि अमीर घर में पैदा हो ये भी आपके हाथ में नहीं था। लेकिन इस दुनिया से आप कैसे जाना चाहते हैं ये आपके हाथ में। क्या कोई इस तरह से जाना चाहते हैं कि घर के ही लोग कहें अच्छा हुआ साला बुढ़ा मर गया किसी काम का नहीं, या कुछ इस तरह से जाना चाहते हैं कि हजारों लोगों को तकलीफ हो कि नहीं हमारी जिंदगी से एक महत्वपूर्ण आदमी
चलाएगी, है ना? ये कौन डिसाइड कर सकता है? आज तक आप कहाँ पहुंचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक आपने क्या किया इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज के बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हम जिंदगी भूतकाल में नहीं जीते हैं, हम अपने जीवन को भविष्य के लिए तैयार करें। तो आप सारे लोग क्या करिए, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अटल थिंकरिंग लैब में जो आप काम कर रहे हैं, अटल थिंकरिंग लैब के जो उद्देश्य तो हैं वो तो बने हुए हैं गाइडलाइन में, लेकिन अटल थिंकरिंग लैब में एज कोऑर्डिनेटर मेरे क्या ऑब्जेक्टिव, मैं अगले 3 महीने में क्या कमाल करूंगा, इसमें मैं अगले 6 महीने में क्या कमाल करूंगा। परिहार साहब जी एक एक्शन प्लान बनाइए। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका 5 दिन चल रहा ना, तो 5वें दिन में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपका क्लोज हो, तो इंडिविजुअल एक्शन प्लान बनाइए, मंथ वाइज, डे वाइज, वीक वाइज, कि हम करेंगे क्या। और फिर सर जितने भी स्कूलों में आपका अटल थिंकरिंग लैब है आपके भारतीय विद्या के तहत, उन सारे लोगों का साल भर में एक प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन लगवाइए, उसमें कंपटीशन करवाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमाल होना शुरू हो। सिर्फ इतना नहीं सोचिए, सोचिए कि साहब मुझे अपनी तस्वीर तो बदलनी ही है, मुझे सोसाइटी की तस्वीर भी बदलनी है। आपको अंदाजा नहीं है, 2-3 प्रोडक्ट भी यदि आपके नाम पे पेटेंट हो जाते हैं, भाई साहब गरीबी का पूरा कुचक्र तोड़ देंगे आप, जो आपकी पिछली कई जनरेशन से चला आ रहा है। एक ही बात कहता हूँ, अपने बच्चों से भी कहता हूँ, बहुत सारे टीचरों से भी कहता हूँ, स्टूडेंट से भी। देखिए, गरीबी के कुचक्र को तोड़ने के लिए किसी ना किसी जनरेशन को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर से रिपीट करूंगा, आपकी फैमिलीज में यदि गरीबी का कुचक्र चला आ रहा है, तो उसे तोड़ने के लिए किसी ना किसी जनरेशन को तो कुर्बानी, किस बात की कुर्बानी, टीवी देखने की कुर्बानी देनी पड़ेगी, व्हाट्सएप चलाने की कुर्बानी देनी पड़ेगी, समाज सेवा की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो पूरा टाइम बचा के कुछ हटके कुछ नया करने में लगाना। और जब आप नया करते हैं, नए इन्वेंशंस करते हैं, नई चीजें करते हैं, नया बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, बच्चे देखिए कमाने के 2 हाथ होते हैं, एक ये वाला हाथ होता है, एक ये वाला हाथ होता है। आपको कौन सा हाथ पसंद है बताइए, ये वाला या ये वाला? देने वाला, देने ये वाला, मांगने वाला, और ये देने वाला। तो हमें कैसे हाथ तैयार करने हैं, देने वाला, ठीक है। तो क्या जब आप इनोवेशंस करते हैं, नया कुछ करते हैं, हटके करते होती है, आ गया विजय, वो आ गया क्या, देख रहे हो? चलिए, तो जितनी बातें मैंने कही उन पर चिंतन करिएगा, कुछ हटके करके बताइएगा, एक नई स्टोरी क्रिएट, नई कहानी लिखिएगा, परिहार साहब को भेजिएगा, और छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाइए, वीडियो डॉक्यूमेंट्री, जो भी इनोवेशंस आप बच्चों के साथ मिलकर कर रहे हैं। बच्चों के घरों की प्रॉब्लम्स पूछिएगा, बच्चों के घरों का बैकग्राउंड पूछिएगा कि उसके घर में होता क्या है, और उसके घर में जो भी छोटा मोटा काम धंधा होता है उसमें समस्याएं क्या आती हैं, और उन समस्याओं का समाधान किस रूप में खोजता है। हमें क्या है, गांवों के लोगों को गांवों की जड़ों से जोड़ना है, परिवार में जो काम धंधे चल रहे हैं उनको उसी की जड़ों से जोड़ना है, और ये सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे सुना समझा। हम लोग विजिट शुरू करते हैं, यदि चाय वाला नहीं आया हो तो सामने जो एग्जीबिशन उसे देखते हैं, ठीक है परिहार साहब? सर एक क्वेश्चन है। हाँ, आपने एक कंसेप्ट बताया था रिफ्यूज का, हाँ। तो रिफ्यूज के अगेंस्ट जो जैसे प्लास्टिक मटेरियल हम मोस्ट ऑफली यूज कर रहे हैं, हाँ, उसे तो उसको हम कैसे रिफ्यूज करें, बच्चों में वो आइडिया जैसे- कैसे लेकर जैसे आएंगे पहले क्या है कि plastic हम material को? पहले हम धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो बच्चे को क्या कहना है हमें कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी खरीदते समय सब्जी वाला आपको प्लास्टिक के थैले में डाल के देता है, तो उसे क्या करिए, रिफ्यूज करिए, अपना बैग लेके जाइए, ठीक है। जैसे बर्तन वगैरह खरीदते हैं तो क्या करिए, प्लास्टिक के सामान को रिफ्यूज करिए, स्टील के और बाकी जो हमारे सामान होते हैं उनको आप एक्सेप्ट करिए। जैसे पैकिंग का जो सामान होता है, तो जहाँ जहाँ हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाने वाली जो चीज़ें हैं उनको हमें रिफ्यूज कर। जैसे नहाने के लिए हम 2 बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं, और नहाने का काम आधी बाल्टी से भी हो सकता है, तो 2 बाल्टी को रिफ्यूज करिए, आधी बाल्टी को एक्सेप्ट करिए। जैसे भोजन का है, अब भोजन आप जो बाजार से खरीद के खाते हैं, है ना, जो भी पैक्ड फूड जो खाते हैं, तो पैक्ड फूड को रिफ्यूज करिए, घर में फ्रेश फूड को
यूज करिए, एक्सेप्ट करिए। तो पैक्ड फूड की वजह से जो पोल्यूशन फैल रहा है, मतलब हेल्थ जो नुकसान हो रहा है, जो पैकिंग मटेरियल से जो नुकसान हो रहा है, तो ऐसे अलग अलग तरीके, जैसे किसानों की बात करेंगे, बच्चे गांव के हैं, उनको बोलेंगे भाई जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनको रिफ्यूज करिए, और जो ऑर्गेनिक है उसको यूज करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। तो ऐसा थोड़ा सा हम आउट ऑफ द बॉक्स जब सोचना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल कर आने लगेगी। मैन्युफैक्चरिंग भी धीरे धीरे बंद हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, उनका बिकेगा नहीं तो वो बंद करेंगे। क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं ना, तो क्या होगा कि नियम अपनी जगह काम करते हैं, लॉज अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन जब तक आम आदमी उसको रिफ्यूज नहीं करेगा तब तक वो आना बंद नहीं। ठीक, इस तरह से हमें सोचना सिखाना पड़ेगा। सर जैसे कभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर काम नहीं करते हैं तो केमिकल वाला खरीदते हैं, उनको बोले भी हम एग्रीकल्चर में, जैसे हम खुद एग्रीकल्चर में, धीरे धीरे तो क्या है कि आपको कुछ चीजें डिमॉन्स्ट्रेट, जैसे आपके विद्यालय में प्रोडक्शन भी के आपके चलते पास, वो उसको डालते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, आपके विद्यालय में भी आपके पास जगह है, स्पेस है, मान लें मैं कह रहा हूँ आपके पास 500 स्क्वायर फीट की भी एक्स्ट्रा जगह है विद्यालय में, उसको क्या करिए क्यारी में, उसको किचन गार्डन में बदल दीजिए, और किचन गार्डन में बदल के आप जो जैविक तरीके से जो चीजें उगाई जाती हैं उसमें वर्कआउट करिए। और एक सबसे बड़ा काम जो आप सबको शिक्षकों को, कोदो कुटकी उगवाइएगा, उसके लिए आपको केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, जैविक की भी जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरह की बैरन लैंड में भी कोदो कुटकी रागी ज्वार बाजरा मक्का ये हो जाते हैं। ठीक है, और आपको ये बता दूं ये सबसे न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। 2023 को भारत सरकार के पहल की वजह से मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर डिक्लेयर किया गया है 2023 को। कोदो कुटकी रागी ज्वार बाजरा मक्का ये हमारा एंशिएंट फूड है, जो हजारों साल से, जैसे जो आपके महाभारत में भी जो कोदो कुटकी का इस्तेमाल, आपको यकीन नहीं होगा, कोदो कुटकी जो मैं खरीद के लाता हूँ 250 रुपए किलो आती है, 250 रुपए किलो उसकी प्राइस है, और उससे वो सारे पकवान बनते हैं जो अन्य चीजों से बनाते हैं। गेहूं और चावल पॉइजन हो गया है, डायबिटीज का, शुगर का, हार्ट का सबसे बड़ा कारण। बुला लो, हो गया। लोगों को बताइए गेहूं चावल को रिफ्यूज करिए। अभी आपने जो ये बात बोली सर ने बोली कि मतलब बिजनेस जो है किसी का ड्रॉप डाउन होगा, सर किसी का बिजनेस ड्रॉप डाउन होगा तो किसी का चलेगा। मैंने अपने यहाँ एक पहल करी है, नीचे एक दुकानदार मंदी अभी जब बंद हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई वो 44 माइक्रोन या ऐसा कुछ माइक्रोन की पॉलिथीन में बिका है। मैंने कहा एक बात बताओ, पुराने ज़माने में कागज़ के बैग आते थे, उसमें भी तो सामान दिया जा सकता है, बढ़ जाता है। अखबार बहुत है, हर एक के घर में आता है और बाद में वो बिकता है 8 रुपये 10 रुपये में। पीछे एक लेडी रहती है और वो सिलाई लगाती है, तो एक बार उनसे बात करी। अभी वो लेडी और उनकी तीनों बच्चियाँ मिलकर, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है, वो तीनों चारों मिलकर वो उनको रोज मतलब हर सप्ताह जो है वो सप्लाई करते हैं। और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट पूरे मोहल्ले अब अखबार में चावल या कोई भी जो चीज़ें हैं वो उससे, लेकिन ये पहल हुई ना, उसने अब पन्नियाँ लेना टोटली बंद कर दिया। बोला आपने सर बोल दिया तो मैं ये इसी में दे रहा हूँ, बोले ज़्यादा सस्ती पड़ रही है ऑलमोस्ट। हम ये मान के चलें हर आदमी दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन आपको प्रभावित करना आना चाहिए। देखिए पूरा दुनिया इसी तरह से काम करती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इस बात पे निर्भर करता है कि मैं अपनी बातों से यदि आपको प्रभावित करता हूं तो आप में बदलाव आएगा, होता नहीं है। तो यही बात बच्चों पे लागू होती है, यही बात जो पेरेंट्स आपके स्कूलों में आते हैं उन पे लागू होती है, यही बात जो आपके साथी शिक्षक है उन पे लागू होती है कि हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करना आना चाहिए। भावनात्मक का मतलब इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। पहले क्या होता था, हम IQ पे काम करते थे, ठीक है,